Hello everyone, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and welcome back to Khan Global Studies YouTube channel for bank exam. I'm your English mentor Vishal Vats, and I welcome you to experience the whole new show called the Eco English Show. Yes, this is something happening first time in the history of banking exam, और इसमें हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वोकैबुलरी को डिकोड, banking awareness के most important points and the crux of current affairs. I welcome both of my guests, Yadvin sir, the current affair expert, and Thank you, sir. Sukesh Thank you. sir, the banking awareness expert. थैंक यू सर। तो आज हम करेंगे 4th मार्च और 8th मार्च को जो द हिंदू एडिटोरियल के आर्टिकल्स हमने पढ़े थे उसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं और जो करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक्स से उनको डीकोड, और कुछ इंग्लिश की क्रक्स वोकैबुलरी जो फिगरेटिवली और लिटरली दोनों तरीके से यूज हो सकती है। तो सर, आप लोग रेडी हैं इस एक्साइटिंग सेशन के लिए? बिल्कुल, मैं रेडी हूं सर, लेकिन एक बार आप जरा हमें एक्सप्लेन कीजिए कि बच्चों को इस सेशन से क्या फायदा होने वाला है। जी सर। सर, इससे जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि करंट अफेयर्स एग्जाम में आता है, तो आपने और हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोग इस सेशन को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बनाने वाले हैं, यानी कि यहां से आपको सीधे सीधे पॉइंट मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, ये एक कोशिश है हमारी कि हम आपको चीजें याद करवा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। क्लास में और यूट्यूब पे तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस सेशन के थ्रू मैं चाहता हूं कि बच्चों को वो चीजें याद हो जाएं। तो ये एक हमारी कोशिश रहेगी। अब जैसे सुकेश सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस शो में वो जो आर्टिकल में चीजें आ रही है ना, आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं सर, राइट? करंट अफेयर्स में भी जो चीजें न्यूज में डिस्कशन में आ रही हैं, एग्जामिनर उनको ज्यादा पिक करता है। तो हमने यही एजेंडा लिया था कि भाई जो करंट में डिस्कस हो रहा है वहां से क्वेश्चन बनेगा तो उसको डिस्कस करेंगे। प्लस इंग्लिश के वर्ड्स भी आपको वहीं से ज्यादातर दिए जाते हैं जो ज्यादातर राइटर यूज कर रहे हैं। और बेसिकली राइटर्स और एडिटर्स हैं जो जब भी वो अपना एडिटोरियल बनाते हैं कुछ भी, तो डेफिनेटली वो अपने पूरी जिंदगी भर का एक्सपीरियंस और निचोड़ चीजों को एनालिसिस करने का वो डेफिनेटली उसमें रखते हैं, और बच्चों को उसका बहुत फायदा मिलता है। क्योंकि अगर वो खुद बुक से पढ़ने जाएगा तो शायद बहुत डिटेल और पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा, राइट? लेकिन उसका पूरा जो समरी है वो एक एडिटोरियल में अपने उतार के रख देता है, तो उसका फायदा आज हम आपको देने वाले हैं। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं। 4th मार्च का आर्टिकल मैं ले लेता हूं। 4th मार्च को ये आर्टिकल हमने पढ़ा था बच्चा, ये आया था बैटल फॉर ग्रोथ इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि क्या ट्रेजेक्टरी है इंडिया की स्पेंडिंग प्राइवेट कंजम्पशन के ऊपर था ये, ठीक है। और इसकी वोकैब आपको 4 मार्च की पीडीएफ में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं सर, आप दोनों को फिर से इनवाइट करूंगा और स्टार्ट करते हैं सर पहले पॉइंट से। सुकेश सर, आपसे स्टार्ट करता हूं। एक टर्म है यहाँ पर रियल जीडीपी, तो मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेन करो और इनको याद हो जाए ताकि। अच्छा, चलिए, बिल्कुल, थैंक यू सर। तो बेटा देखिए, यहाँ पे अगर बात करा जाए तो सबसे पहले रियल जीडीपी से समझने से पहले हमें सबसे पहले एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जानना पड़ेगा कि सर ये जीडीपी क्या है। बिकॉज जब तक जीडीपी का ही हमें पता नहीं है कि आखिर मतलब क्या होता है, तो हम रियल जीडीपी क्या होता है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो जीडीपी को लेकर बात करें तो आसान भाषा में इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो अर्थात क्या है जीडीपी? तो हमारी इकोनॉमी में, जैसे हम इजिली वे में हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, तो इसके अंदर जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का ओवरऑल प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, और ये जो पूरा प्रोडक्शन है ये हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में जो होगा उसका ही अगर हम ओवरऑल हम एक तरीके से सबको कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू निकलता है वही हमारा क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये जीडीपी की जब कैलकुलेशन करते हैं दो टाइप से होता है। एक तो होता है करंट ईयर प्राइसेस पर, अगर हम आज के प्राइसेस को लेकर कैलकुलेट करेंगे तो वो करंट प्राइसेस है, उसे कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। यानी कि हमारी जीडीपी 2 टाइप्स की हो जाती है, जो करंट प्राइसेस पर होता है वो नॉमिनल है, और जब हम जीडीपी को कंपेयर मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ईयर को बेस मानकर, जिसे हम बोलते हैं बेस ईयर, है ना। और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट अगर बात करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने जो बेस ईयर माना हुआ है बच्चों वो है 11 से 12, यानी कि 2011-12 को गवर्नमेंट बेस मानकर जीडीपी कैलकुलेट कर रहा है। और ये जो कैलकुलेट होकर आएगा यही एक्चुअल में इकोनॉमी की एक्चुअल कंडीशन बताता है कि हमारी इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है, और इसी को कहा जाता है रियल जीडीपी। तो सर एग्जाम में डेफिनेटली कभी पूछता है कि रियल जीडीपी क्या है। और दूसरा एक सिली सा क्वेश्चन लग सकता है सर आपको, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट है इस चीज में, बाकी मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आई थिंक हमारा मार्च टू मार्च रहता है, राइट? जनवरी टू दिसंबर नहीं रहता है। मार्च टू मार्च नहीं, 1 अप्रैल टू 31 ओके, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ऑल राइट।
तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी कभी आ जाए कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल, फाइनेंशियल ईयर क्या रहता है, जी, और जी, वहां जी। पे मेरे जैसा कोई लगा दे भाई जनवरी से दिसंबर, नहीं, तो नहीं। जनवरी से दिसंबर नहीं होता है, जनवरी से दिसंबर हमारा कैलेंडर ईयर है कैलेंडर ईयर है। और 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। राइट सर, नेक्स्ट पॉइंट भी मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। हाँ। यादविन सर, मैं चाहूंगा आप भी जी, फ्रेम में आ जाएं और डिस्कशन जो है और ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। सर, कुछ करंट अफेयर्स में आपको लग रहा है जीडीपी में पूछ सकता है? बेसिकली जीडीपी में जो करंट अफेयर्स के सेक्शन में पूछता है, अभी वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, और इसके अलावा अगर बात करें तो आरबीआई और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, इन्होंने जीडीपी के प्रोजेक्शंस क्या बताए होते हैं, ये करंट अफेयर्स में बेसिकली वो पूछता है। ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट के सामने एक समस्या होती है कि ये जो करंट अफेयर्स के जो डेटा होते हैं, जो प्रोजेक्शंस बताए जाते हैं, इनमें से कौन सा किया जाए। मतलब ये कि Right. हम अभी फैब का करें या हम जनवरी का करें या दिसंबर मैं का पूछने करें। वाला था क्योंकि मैं आर्टिकल पढ़ाता हूं तो हर बार चेंज मिलते हैं आंकड़े। हर महीने जो है डेटा। Right. तो सबसे अच्छी बात है कि जब भी आपको जीडीपी और इन्फ्लेशन का डेटा पढ़ना है तो आप रीसेंट मंथ का पढ़िए। क्लियर है? आप रिसेंट मंथ का पढ़िए, है ना। तो बेसिकली जब आपका जैसे मेंस एग्जाम अभी होने वाला है, तो मेंस एग्जाम आपका होगा मोस्ट प्रोबेबली ये अप्रैल फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो अप्रैल फर्स्ट वीक में अगर ये हो रहा है तो आप मार्च का डेटा याद रखेंगे, और बहुत से बहुत है तो फैब का डेटा याद रखेंगे। जनवरी के डेटा आपका कोई काम का नहीं, है ना। हाँ, यहाँ पर एक और चीज है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे थर्ड क्वार्टर जो होता है सुकेश सर, मेरे हिसाब से वो होता है अक्टूबर से दिसंबर वाला, है ना, जिसे हम ओएनडी बोलते हैं। ओएनडी जो क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसका जीडीपी का डेटा भी 6.2% है। मतलब वो थर्ड क्वार्टर की हमारी जीडीपी जो रही है वो 6.2% रही है ना। ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। हाँ, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, अब लेकिन अब फोर्थ क्वार्टर है, वो तो जनवरी, फरवरी और मार्च। राइट, क्लियर है, जिसे हम जेएफ और एम बोलते हैं, जेएफएम। तो अब जेएफएम का अगर आपको पूछेगा तो, लेकिन ये डेटा अभी अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ये क्वार्टर फिनिश होगा, वो कब होगा, 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल के बाद मेरे हिसाब से 15-20 दिन जब बीत जाएंगे, उसके बाद ये डेटा हमें मिलेगा, है ना। तो अभी जो लेटेस्ट डेटा है जीडीपी का, वो ये कहता है कि थर्ड क्वार्टर की हमारी जीडीपी जो है वो कितनी है, तो वो 6.2% है। एट द सेम टाइम जितनी भी एजेंसीज हैं, है ना, मिलाकर के हम अगर बात करें, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई सभी ने 6.3% से लेके 6.8 तक का जो है अजम्पशन लगाया है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमारे देश की जो जीडीपी है, जो सर ने अभी एक्सप्लेन किया कि भाई पूरा साल भर का देश का जो गुड्स एंड सर्विसेज का कारोबार है वो हम जीडीपी कहते हैं। तो बेस ईयर से अगर कंपेयर करें तो इसका जो ग्रोथ रेट है वो 6.3% से 6.8% होने वाला है आने वाले साल के लिए। तो ये जो है करंट अफेयर्स में इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, यहाँ पे एक वर्ड मैं पॉइंट आउट करूंगा इंग्लिश में, आप देख सकते हैं हेडविंड्स वर्ड है। आई होप जिन्होंने आर्टिकल पढ़ा है उन्हें याद भी होगा। हेडविंड्स का मतलब होता है चैलेंजेस, लेकिन आपको पता है इसका लिटरल मीनिंग एक्चुअली में हवाएं होता है, जो बहुत जोर से हवाएं हमारे सामने मुंह पर आ रही होती हैं। तो इंग्लिश में ये ध्यान रखिए, वर्ड दो तरीके से यूज होते हैं, लिटरली एंड फिगरेटिवली। तो लिटरली हेडविंड्स का मतलब है जो सामने हवाएं आ रही हैं तेज, लेकिन इस आर्टिकल में इसका मीनिंग चैलेंजेस है। सुकेश सर, बहुत सिंपल सा टर्म है इन्फ्लेशन, महंगाई, लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं कुछ स्पेशल लिखा हुआ है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। तो थोड़ा जरा इस पर एक्सप्लेनेशन चाहूंगा सर। जैसे कि इन्फ्लेशन को अगर बातचीत करा है तो नॉर्मली हम इन्फ्लेशन को कहते हैं कि जैसे प्राइसेस एंड गुड्स एंड सर्विस के जो प्राइस हाइक हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसमें जो इंक्रीमेंट है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और नॉर्मल लैंग्वेज में हम आसान शब्दों में महंगाई के नाम से जान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया इम्पोर्टेड। भाई इम्पोर्ट का मतलब जो बाहर से हमारे देश में चीजें आ रही हैं, आयात हो रहा है। तो जब हमारे इंपोर्ट महंगा हो जाता है तो उसके कारण जब हमें महंगाई महसूस होती है, तो वही हम क्या कहलाएंगे, आसान शब्दों में कह सकते हैं उसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कह सकते हैं। तो सुकेश सर, जैसे अगर मान लीजिए कि फिर आपने जैसे बताया कि बाहर की चीजें अगर हम मंगवा रहे हैं और तो उसको हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो मतलब क्या, अगर जैसे क्रूड ऑयल महंगा होगा तो उससे अगर हमारे देश में महंगाई हो रही है तो इसको हम क्या इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बोल सकते हैं क्या? जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस महंगे पड़े, अब वो हमारे देश में आ रहा है, बिल्कुल सर, वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन नहीं है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने सर अभी बोला है, करंट अफेयर का एक सेक्शन इसमें ऐड मुझे दिख रहा है कि 2 अप्रैल से वो रेसिप्रोकल टैक्स लगाने वाले हैं। मतलब ये है कि इंडिया जितना भी टैक्स उनके प्रोडक्ट्स पर लगाता है, मतलब वो अगर हार्ले डेविडसन बाइक इंडिया में भेज रहे हैं तो हम उस पर 100% टैक्स लगाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला कि 2 अप्रैल से वो भी ऐसा ही करेंगे, जितना टैक्स आप लगाओगे हम भी उतना ही टैक्स लगाएंगे। ओके, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है सर, तो 25% मैं बार बार देख रहा हूँ कि 25% लगाया है, तो वो 100% तो नहीं लगाएंगे ना, आई गेस। बेसिकली हम
अभी जो है वो 100% लगाते हैं। Right. अमेरिका जो है उतना टैक्स नहीं लगाता है। तो अमेरिका हाँ। कहना ये है कि आप अगर हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर 100% टैक्स लगा रहे हो तो वी विल बी सेम, जो है यहाँ पर हम ये कहेंगे तो कि ऑटोमोबाइल में हम भी हम भी 100% 100% लगाएंगे, लेकिन फिर हमारे टाटा को जो है वो दिक्कत नुकसान हो सकती है। जाएगा। बिल्कुल सर। क्लियर है। हमारी रेंज रोवर और जगुआर वगैरह जो है, जो कि अब टाटा के ब्रांड हो चुके हैं, Right. महिंद्रा जो है, अगर इनके गाड़ियां एक्सपोर्ट होनी है, बजाज की गाड़ियां एक्सपोर्ट होनी है अमेरिका में, इन सब cost तो है। इनको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। राइट। बिल्कुल तो सर मैं पूछ रहा था कि क्या इसको हम जो है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन में काउंट करेंगे, जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला है? मतलब जैसे कि हमारे अब प्रोडक्ट आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, अब उन्होंने वहां पे मान लीजिए जैसे टैरिफ टैरिफ बढ़ा बढ़ा दिया। दिया, अब टैरिफ बढ़ा दिया तो महंगा पड़ेगा, तो हम्म। ऑब्वियस वो हमारे प्राइस यहाँ बढ़ जाएंगे, तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब कहीं से भी कैसे भी हाँ, अगर कैसे विदेश भी। से कनेक्शन है महंगाई विदेश से का, connection, तो उसे आसान हम बात है, इम्पोर्टेड अच्छा, मैं यहाँ import बच्चों हो से एक चीज बोलूंगा कि आप लोग अपना नोटपैड और पेन रेडी रखिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको नोट कर लेने चाहिए। वैसे तो सेशन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंटर बना के हाँ, तो रखें। 2 अप्रैल से कौन सा टैक्स लग रहा है? Reciprocal Reciprocal tax लग रहा है। रेसिप्रोकल टैक्स लग रहा है, मतलब जितना हम लगाएंगे उतना वो लगा रहे हैं। जी। राइट। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल में। तो एक टर्म मैंने देखा, फार्मास्यूटिकल्स। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है यादविन सर, करंट अफेयर्स का। मैंने सुना है कि इंडिया वर्ल्ड में ना बहुत ज्यादा दवाइयां बनाता है, वैक्सीन बनाता है। तो क्या ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल में हमारी रैंक क्या है? और बेसिकली पिछले 8 या 9 साल में बैंकिंग एग्जाम्स में ये ट्रेंड देखा गया है कि पहले जहां सिर्फ करंट अफेयर्स पूछा जाता था, उसके Right. अलावा फिर स्टैटिक जीके भी पूछा जाने लगा हम्म। है ना। और स्टैटिक जीके वो होता है जो थोड़ा कुछ समय के लिए हमेशा के लिए Same स्टेबल रहता है। रहता Right. है ना। तो अभी फिलहाल इंडिया का जो कह सकते हैं कि पायदान है वो है नंबर 6, मतलब वर्ल्ड में हम फार्मास्यूटिकल्स के मामले में नंबर 6 पर है। All right. लेकिन बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने नंबर 1 भी पढ़ा है, तो वो नंबर 1 जो है वो हम लोग वैक्सीन के मामले में, Okay. जैसे भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, आधार पूना वाला सीरम इंस्टीट्यूट, दुनिया भर के 60% जो वैक्सीन है वो इंडिया बना रहा है इस समय। Alright. क्लियर है। और अगर कोरोना में हम सबको पता है कि कोरोना में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमने प्ले किया, कि अगर पैरासिटामोल भी चाहिए थी तो पूरे वर्ल्ड को हमने ही दी, भारत ने दिया। है ना। राइट। दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन बनी है उसका भी मोस्टली 80% जो प्रोडक्शन है वो हमने करके दिया है। Right. तो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल में इंडिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल Role प्ले play करता कर है। रहा है। तो अब अगेन मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा रेसिप्रोकल टैक्स से, कि अगर अमेरिका जो है रेसिप्रोकल टैक्स पर उतर आएगा और भारत भी अगर उसका जवाब वैसे ही देने लगेगा, तो मुझे उनको लगता दवाइयां है महंगी हो कि जाएंगी। उनके लिए दवाइयां वहां महंगी पर हो जाएंगी। महंगी हो जाएंगी। राइट राइट। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आगे बढ़ूंगा। इंग्लिश का एक वर्ड मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मुझे एक बड़ा प्यारा वर्ड लगता है, बोल्स्टर। बच्चों, आपको याद होना चाहिए, बोल्स्टर जो वर्ड है वो नाउन भी है, वर्ब भी है। बोल्स्टर मसंद को बोलते हैं, जो गोल गोल तकिए होते हैं, लंबे लंबे, आपने देखा होगा घर में आप यूज करते हैं। तो बोल्स्टर यहां पे, लेकिन वो मसंद तकिया नहीं है, ठीक है। यहां पर बोल्स्टर जो है वो वर्ब है, जिसका मतलब है सपोर्ट करना, क्योंकि बोल्स्टर का सपोर्ट ही तो लेते हो आप कमर के लिए ना। तो बोल्स्टर जो वर्ड है उसका मतलब यहां पे सपोर्टेड है, ठीक है। मैं सुकेश सर से पूछूंगा, सर एक और टर्म मैंने नोटिस किया, प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन। हालांकि जनरली तो समझ में आ रहा है क्या है ये, बिल्कुल। बट आप थोड़ा बताएंगे क्या सर है? ये चीजें एक्चुअली क्या होता है, जैसे अभी सर ने बताया कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलग अलग संस्थाएं समय समय पर जीडीपी का प्रोजेक्शन करते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ और जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन करते हैं कि आने वाले समय में हमारी महंगाई किस दिशा में जा सकती है, कितना परसेंट हो सकती है। ओके, तो उसी ये को- अनुमान लगा रहे हैं, मतलब। अनुमान है। अब जैसे आप देखिए इस लाइन में लिखा है, आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन टू एवरेज 4.8%, यानी कि आरबीआई के थ्रू ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एवरेजली हमारा 4.8% का हमारा इन्फ्लेशन रह सकता है। तो ये हमारे अपकमिंग प्रोजेक्शंस हैं, अनुमान है, सिंपल वे में। अच्छा, इन्फ्लेशन की जब भी बात आती है तो मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल। कहीं ना कहीं महंगाई, हम लोग जो है हमेशा से ये बात बताई गई है कि महंगाई जो है उससे लोग परेशान है, गाने भी बनते रहते हैं, महंगाई खाए जाते हैं, हाँ है हाँ ना। हाँ, वो बहुत तो फेमस मैं- गाना है आमिर खान आज की मैं मूवी का। बहुत सोच के आया था कि सर जब हमारे सामने होंगे तो डेफिनेटली मैं पूछूंगा कि सर ये महंगाई जो है वो अच्छी होती है या बुरी होती है? सर देखिए, इसके बारे में अगर कहें तो ये हमारे एज ए साइंस की तरह है, बिल्कुल सरल भाषा में बताऊं तो जैसे हमारा विज्ञान है। अब विज्ञान ने देखिए हमें कितना सब कुछ दिया, और सच बताऊं तो यही उसी का चमत्कार है कि आज इतने दूर बैठे बैठे हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, पढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल। हमने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि हम ऐसे कभी ऑनलाइन वर्चुअली पढ़ाएंगे, right, दूर तक के बच्चे, और हमने कभी नहीं सोचा हम भी यहाँ पे बैठे बैठे वर्ल्ड वाइड एजुकेशन भी ले सकते हैं। तो जैसे ये साइंस ने हमें चमत्कार दिया, वैसे ही साइंस का एक हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि भाई अगर आप देखिए परमाणु बम
है, न्यूक्लियर हमारे वो है, हाइड्रोजन बम है। तो ये हमारे पूरे एक छोटा सा आविष्कार पूरे संसार को तबाह भी कर सकता है। तो बिल्कुल सेम हमारा इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इन्फ्लेशन को हम ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल बुरा है इकोनॉमी के लिए, इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कंडीशन ये एक लिमिट में होना चाहिए। बिकॉज अगर ये ज्यादा एक कहते हैं ना हद से पार हो गया तो भी इकोनॉमी को ये बिल्कुल हमारा वो कर देगा, तो बर्बाद बच्चों कर मतलब देगा। ये कि सर ने बिल्कुल। आपको संदेश ये दे दिया कि जी। कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इज हाँ, गुड बिल्कुल। फॉर द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। Yes, Right. yes, So there's बिल्कुल। another term, controlled inflation. हाँ, yes, तो yes. मतलब 3 टर्म आ गई हमारे पास, imported inflation, projected inflation and controlled inflation. yes, तो sir. ये 3 टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। चलिए सर, समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट आर्टिकल हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम आ जाते हैं 8 मार्च के आर्टिकल पे, जो था हमारा डाइवर्सिफाई करने पर। राइटर यहाँ पे सजेस्ट करता है कि भैया ट्रेड पार्टनर अमेरिका ही है सबसे बड़ा, अब डाइवर्सिफाई करो क्योंकि वो टैरिफ लगा रहा है। इसके ऊपर सर आर्टिकल था ये। ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स मैं चाहूंगा कि हम लोग डिस्कस करें ताकि बच्चों को करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस मिले। तो सबसे पहले मेरे सामने आता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई। तो सुकेश सर, ऑब्वियसली आप इस पर ज्यादा सर एक्चुअली ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है ये एक एज ए इंडिकेटर है ना। ये अभी हमारे यहाँ पे होता क्या है, टाइम टाइम पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन जैसे S&P का नेम आया होगा पक्का यहाँ का, ये रहा S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसके थ्रू सर्वे हुआ है और उस सर्वे का नाम है पीएमआई। ये एक इंडिकेटर है जो हमारी इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में बताता है, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका इंडिकेटर है। ओके जी तो सर इसमें जो ये परचेजिंग मैनेजर टर्म यूज करी है, तो ये मतलब जो इंडस्ट्रीज के परचेजिंग मैनेजर्स हैं Yes, वो बिल्कुल, ये सर्वे बिल्कुल, देते बिल्कुल, हैं। तो यादवेंद्र सर, मैं चाहूंगा कि S&P जो है इसकी फुल फॉर्म और इसकी एस्टेब्लिशमेंट, आई थिंक करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से निकल सकते हैं। बेसिकली S&P जो है ये न्यूयॉर्क बेस्ड एक एजेंसी है ना, और ये जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोली जाती है। जी ओके वर्ल्ड में टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। एक तो फिच है ना, वो भी न्यूयॉर्क में बेस्ड ओके है ना। उसके बाद फिर एक मूडीज है, वो भी न्यूयॉर्क में बेस्ड है, और एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ये नंबर 1 जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, स्टैंडर्ड एंड Alright. पुअर्स। और इसी से कह सकते हैं अफिलिएटेड हमारे यहाँ की इंडिया की एक रेटिंग एजेंसी है, दैट इज क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या होता है, ये दुनिया भर की इकोनॉमी को, कंपनीज को, अर्थव्यवस्था को स्टडी करती है और उनके बारे में प्रोजेक्शन बताती है कि आने वाला समय जो है वो कैसा रहने वाला है। अब इन S&P या ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इनका यूज क्या है? तो यूज ये है कि इनके द्वारा बताए गए प्रोजेक्शंस की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं ये अंदाजा लगाते हैं कि भाई इंडिया में इस समय इन्वेस्ट करना ठीक होगा या नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया कि भाई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो 59 है, S&P अगर बता रहा है, तो जब भी मैं सुकेश सर से पूछना चाहूंगा कि ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये बेसिकली ये 50% से जो है वो ज्यादा होता है, तो बेसिकली हम इसे पॉजिटिव साइन बोलते हैं कि अगर पॉजिटिवली ये आगे बढ़ रहा है, 50 से ये आगे बढ़ रहा है, तो मतलब ये कि भारत में जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो रहा है, डिमांड अच्छी हो रही है, ऑर्डर्स जो है वो अच्छे निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल सर, यही होता है ना। और अगर ये 50 से नीचे चला गया, ये कॉन्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है। तो मतलब ये कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने ये बताया कि भैया ये 59 शो कर रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है, और हमारे यहाँ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के हालात जो है वो अभी फिलहाल तो पॉजिटिवली चल रहे हैं। सर आपने अभी इंडिया वाले क्रेडिट रेटिंग की जो नाम बोला, मैं चाहूंगा वो अगर आप लिख दें कि इंडिया वाले का क्या नाम है। क्रिसिल आप बोल रहे थे। बिल्कुल सर, आपने पिंक कलर जो है वो लिया हुआ है, और मुझे पिंक से याद आ रहा है कि थोड़े दिनों में शायद जो है वो आने वाला है हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे, राइट? वुमेन्स डे, हाँ, तो बस उसीलिए जो है मुझे पिंक से वो याद आ गया, है ना। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। आप अगर जो है बेसिकली इसको इस तरह से करेंगे, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। सर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल, मैं आप लोगों से चाहूंगा, जैसे ये तो हो गई जो देश के बारे में बता रही है, ठीक है ना। एक हमारी भी क्रेडिट रेटिंग होती है जिसको सिबिल बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इंडियन ही है या वो भी इंटरनेशनल है? वो इंडिया की है सर, वो इंडिया की है। वो हमारी हालत बताती है कि तुम्हें लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। बेसिकली जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट।
सुकेश सर मैं सही लिख रहा हूँ क्या? बिल्कुल सर, सिबिल सिबिल, हाँ। राइट। तो सर बताएंगे इसके बारे में। हाँ, सर सिबिल के बारे में बात करें तो ये हमारे भारत की ये इंडिविजुअल की रेटिंग करती है, मतलब हमारी आपकी जो हम बोरोइंग लेते हैं, हमारा सारा रिकॉर्ड ऐसे कह सकते हैं थर्ड आई है, जो सारा का सारा हमारा इसके पास रहता है। तो क्या मैं पूरी लाइफ में जितने लोन लिए मैंने, ईएमआई भरी है, कभी बिल्कुल। कोई चेक बाउंस हुआ है सारा। या ईएमआई जो है वो बाउंस हुई है, वो बिल्कुल। सब तो इसमें पूरा होता है। लेन देन जो है सारा सब का इसमें। सारा इसके पास हमारा रिकॉर्ड है और हाँ। इसको सर सन 2000 में बनाया गया था अच्छा, सिद्दीकी तभी कमेटी के तभी द्वारा। ये बोलते रहते हैं कि सर आपका सिबिल स्कोर जो है जी, जी, वो बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है अच्छा कि नहीं होना है, सिबिल चाहिए। स्कोर ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सर कितना होना चाहिए सर सिबिल इसका जो स्कोर? रेंज होता है 300 से 900 के बीच में रहता ओके। है। अगर किसी पर्सन का जो सिबिल स्कोर है 900 के आसपास है तो वो गुड है, अच्छा माना जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर आपका 300 के नजदीक है तो वो आपकी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं चल रही तो मतलब अगर आपको- मान लीजिए किसी की जी। ईएमआई जो है वो जी, अगर वो टाइम पे नहीं दे रहा है ना, हाँ, या बिल्कुल, चेक बिल्कुल। बाउंस हो रहे हैं, जी, जी। तो क्या इसका फर्क इस स्कोर पे पड़ता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल पड़ेगा। अब आपके जैसे हम फॉर एग्जांपल ईएमआई पे कर रहे हैं, अगर हम रेगुलर ऑन टाइम पे कर रहे हैं तो हमारा स्कोर टाइम टू टाइम अपडेट होता अपडेट रहता होता है है, अच्छा। और वो हमारा अच्छे की तरफ जा रहा है। बट आप बाई चांस मान लीजिए आपकी ईएमआई बाउंसेस हो रही हैं, आप ऑन टाइम पे नहीं कर पाए तो ये स्कोर हमारा रिड्यूस होने लगता है और उससे हमें फिर आने वाले अपकमिंग समय में जैसे फॉर एग्जांपल आप लोन लेने जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हो सकता है बैंक आपको निराश कर दे, मना कर दे। चलिए सर, मैं आगे बढ़ूंगा। जी, बिल्कुल। यहाँ पे ये मैंने पढ़ाया था कि 30 ऑफ द मोस्ट वैल्यूड एंड एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज सेंसेक्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जी, बारे में मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, आप बिल्कुल सर। बच्चों को कुछ पॉइंट हाँ, दीजिए। देखिए सर, यहाँ पे बात करा जाए तो सबसे पहले ये हमारा एक स्टॉक एक्सचेंज का नेम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारे इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। हमारे इंडिया में 2 टाइप्स के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, 2 हैं। एक का नाम है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेकंड इज कॉल्ड एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब Okay. बीएसई के बारे में बात करते हैं तो सर ये 1875 में बनाया गया था, 1875 में। मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, जी सर। है ना, थोड़ा सा इसके इंफॉर्मेशन। तो 1875 में इसे हमारे देश में बनाया गया। और ये एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक हाँ, एक्सचेंज सर। बोला जाता ओके। है। ये जो है सर सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखिए मतलब year चाइना से भी बड़ा है ये। हाँ बिल्कुल। देखिए सर, ये ईयर देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी बता रहा है, 1875, मोर देन 100 इयर्स हो गए, राइट। है ना। तो ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट भी है, पहला भी है, और एशिया का है तो ओवरऑल हमारे इंडिया भी एशिया में आ रहा है, तो इंडिया का भी सबसे पुराना और और सबसे इस पहला साल इसको stock। 150 साल भी पूरे हो गए सर। बिल्कुल हम सर, 2025 तो में हैं। क्रेडिबिलिटी भी हाँ, अच्छी मानी yes, जाती sir. होगी 150 साल इन्वेस्टमेंट्स की। 150 ईयर्स इसने इस साल कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि सर ने बताया अभी। और ये एशिया का हमारा सबसे पुराना, एशिया का ओल्डेस्ट भी कह सकते हो और फर्स्ट भी कह सकते हैं। इसे फर्स्ट है क्योंकि वो सबसे पहले ही इसे बनाया गया था। और इसी के अंदर हम बात करते हैं तो कई सारे इंडेक्स होते हैं जिसमें हमारी कंपनीज जो हैं लिस्टेड होती हैं, और उसी Okay. में एक बहुत हमारी इकोनॉमी का एक कह सकते हैं बहुत बेस्ट इंडिकेटर जो हम क्या कहते हैं सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये सेंसेक्स कुछ और नहीं है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडिकेटर है जो Okay. कंपनीज की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और Alright. सेंसेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारी इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को रखा गया है। और ये जो कंपनीज होती हैं ये हमारे जनरली भारत की, जैसे मैंने बताया, टॉप लेवल कंपनीज हैं और इनको ही हम कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। ओके, हाँ, ये दे हमारे आर top- कॉल्ड ब्लू चिप हाँ, ये ब्लू चिप कंपनीज के नाम से जानी जाती हैं। और इन्हीं की परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है इसका नंबर। आपने देखा होगा बेटा कि सेंसेक्स का नंबर कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है ना। तो ये जो नंबर आ रहा है ये एक्चुअली कैसे डिसाइड हो रहा है, किस पर बेस्ड है? तो इन कंपनीज की, ये जो 30 कंपनीज है, इन्हीं की परफॉर्मेंस पर ये बेस रहता है। तो सर ये- निफ्टी क्या होता है? एक निफ्टी टर्म भी बिल्कुल, मैंने सुना है। बिल्कुल सर, जैसे सर मैंने भी बताया, हमारे यहाँ पे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल लेवल के। एक तो बीएसई, तो बीएसई का तो हो गया सेंसेक्स, ओके, और जो दूसरा वाला है जिसका नाम है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक अच्छा, हैं एक्सचेंज। ये दोनों नेशनली? हाँ हाँ हाँ। ओके, और ये इसका जो इंडिकेटर है वो वो हमारा निफ्टी है। हाँ, वो ऑल निफ्टी। राइट। तो उसमें कितनी कंपनीज होती हैं सर? उसमें सर 50 कंपनी है, प्यार से उसे निफ्टी 50 कहते हैं। ओके, निफ्टी 50। निफ्टी 50। वाओ, निफ्टी 50। बिल्कुल सर। हाँ, ये बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो जी। मैंने एक लेक्चर में इनसे सुना हुआ है कि बच्चों का जो ये निफ्टी है ना उसको याद करने का तरीका ही निफ्टी है। 50। हाँ, निफ्टी 50। ऐसे हम इंग्लिश में भी कई निमोनिक्स बनाते हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर, एक टर्म में यहाँ पर पढ़ रहा था, जहां तक मैं समझ पाया, जो मैंने बच्चों को समझाया, प्रोटेक्शनिज्म करके एक टर्म आई है। जो मुझे समझ में आया आर्टिकल में वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जी। यानी कि वो अमेरिका के डोमेस्टिक प्रोडक्शंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो ये सब स्टेप ले रहे हैं कि टैरिफ लगाओ, और पेरिस एग्रीमेंट से भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया। जी, बिल्कुल। तो सर इस पे और थोड़ा सा आप बताएं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी आपने बताया यूएस को लेकर बात करी, तो प्रोटेक्टिज्म का मतलब क्या है? जैसे कि कोई कंट्री अपनी डोमेस्टिकली उसको बचाने के लिए जब अपने टैक्सेस वगैरह लगाता है, जैसे Right. इम्पोर्ट टैक्सेस वगैरह लगा दिए, तो ये हमारा क्या है? प्रोटेक्टिज्म है। अब ये अगर देखा जाए तो सर शॉर्ट टर्म के लिए तो बेस्ट है,
लेकिन इन लॉन्ग टर्म अगर वे पे बात करा जाए, लंबे समय के लिए करा जाए, तो इकोनॉमी की हेल्थ के लिए नेगेटिव अच्छा हो नहीं है। सकता है। अच्छा, एग्जाम में सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटेक्शनिज्म की डेफिनेशन दे देगा 4 स्टेटमेंट्स में हाँ, बिल्कुल। और आपसे पूछ लेगा कि विच वन इज करेक्ट, बिल्कुल सर, राइट? बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ये एग्जाम में। एसबीआई सर। क्लर्क में ना बन के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एसबीआई पीओ PO में लेवल का काफी है। जो है इसके Useful चांसेस हैं। रहेगा। एसबीआई बनते हैं। पीओ में जो है बहुत मतलब हाई लेवल का हाई लेवल का ये है। क्वेश्चन होगा बिल्कुल। क्योंकि हाँ, ये आपको करेक्ट PO डेफिनेशन गेस हाँ, करनी हाँ, है। बिल्कुल ये पीओ में जो है बिल्कुल। 100% पूछा जा सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली भाई ऐसा हो रहा है। Right. अमेरिका ऐसा कर रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा कर रहा सर है। एसबीआई क्लरिकल में मुझे लगता है ये पूछ सकता है कि ये कौन सा कंट्री इससे अभी न्यूज में आया है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ये तो इससे नॉर्मल करंट का हाँ, क्वेश्चन ये बन सकता है कि Current कौन सी question बन सकता है। कंट्री जो है करंट में ऐसा कर किस रही है। कंट्री ने हाल ही में ऐसा करा। प्रोटेक्शनिज्म के थ्रू जो है अभी हाल ही में रेसिप्रोकल टैक्स लगाने लगाया के है। बारे में अनाउंसमेंट Right, किया है। तो right. ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो अच्छा सर, आज के आर्टिकल में एक चीज और मैं पढ़ रहा था कि बिजनेस लीडर्स कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी का डाउनफॉल है वो एआई की वजह से है, जी जी रादर देन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो यूक्रेन रशिया और हमास इजराइल जी, में हम जी। देख रहे हैं। राइटर ने दोनों ही चीजें बोली हैं, तो आप लोगों का क्या टेक है इस पे? व्हाट डू यू थिंक? मतलब जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी रीजन हो सकते हैं बिल्कुल सर, हो सकता या है। हमारे बिजनेस लीडर ज्यादा सही हैं? देखिए सर, अगर बात करा जाए तो किसी भी इकोनॉमी पर अगर देखा जाए तो सभी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, पॉजिटिवली भी है और नेगेटिवली है। अब जैसे कि आपने बताया जियोपॉलिटिकल, अब ऑब्वियस है, रशिया यूक्रेन या कोई भी हमारा इस टाइप का वॉर रहता हो रहा है, है। कोई वॉर होता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर एक कंट्री की इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, Right. है ना। तो यानी कि ये तो इम्पैक्ट डालेगा लाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और अच्छी बात बोली गई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आइएगा। राइट, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं आजकल हमारा भारत की अगर इकोनॉमी को लेकर बात करें तो हम सर्विस सेक्टर बेस्ड है ना। राइट, और सर्विस सेक्टर में अगर हम आंकड़े देखेंगे प्रीवियसली, तो थोड़ा सा हमारा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वो इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज जो एआई है वो हमारी चीजों को बहुत ज्यादा आसान बनाया जा रहा है। हम सर्विसेज जो पहले हर चीज सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं, तो उसका एक कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नजर आ रहा है। राइट। मतलब जहां रिसेंटली सर एक जी सर। एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ जी, जी, शेयर बिल्कुल करना सर। चाहूंगा। सर एआई की बात कर रहे थे कि बेसिकली अभी हाल ही में जैसे आपने सुना होगा चैट जीपीटी, हाँ, right. पायलट, ये सब बहुत एक्टिव है। तो बहुत अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगा, है ना, क्योंकि बेसिकली ये चीजें जो है कॉन्फिडेंशियल तौर पर जो है नॉर्मली बिना नाम लिए जो है मार्केट में जो है सर्व होती है। तो जब एक कंपनी अपने जो चैटबॉट का नया वर्जन लाने का ट्राई कर रही थी, है ना, तो वहां उन्होंने देखा कि जो पुराना वाला चैटबॉट था उसको कैसे भी समहाउ ये न्यूज मिल गई कि मेरी जो पेरेंट कंपनी है वो नया वर्जन लाने का ट्राई कर रही है। तो उस पुराने वाले वर्जन ने अपने आप को क्लाउड में सेव करने की कोशिश की। अच्छा, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आगे जाके सेल्फ इंटेलिजेंट होने वाला है और हो सकता है कि वो अपने डिसीजन जो है वो खुद लेने लगे। जैसा कि तो हमने कहीं ना हॉलीवुड कहीं- मूवीज में कई हाँ, बार देखा है बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। मतलब लड़ाई भी करने आ जाती है मशीन्स, तो बिल्कुल। भैया देख लो वो कहीं ना कहीं रियलिटी भी हो सकता है। हाँ। ठीक है ना, तो ज्यादा मशीन्स मत रखो अपने घर में, कहीं वॉशिंग मशीन गुस्सा होगी ना किसी दिन की तुम ज्यादा कपड़े धो रहे हो, तुम ही ना धो दे उसमें। ऑलराइट, यहाँ पर एक इंग्लिश के क्वेश्चन को पॉइंट आउट करना चाहूंगा। कंप्राइजिंग वर्ड आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर का एक क्वेश्चन आता है कंप्राइज वर्ड पर, जिसके साथ आपको कभी भी ऑफ नहीं लगाना होता है। यस, कंप्राइज एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, हालांकि इसका मीनिंग कंसिस्ट होता है जिसके साथ ऑफ आता है। तो आई थिंक सर दैट्स इट। या एक और चीज मैंने नोटिस करी थी सर, एनएसओ, तो मैं चाहूंगा एनएसओ पे आप थोड़ा सा बच्चों को बताएं। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों से जो है पिछले 3-4 साल बिल्कुल से जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे क्वेश्चंस में गलती कर रहे हैं कि सीएसओ लिखें या एनएसओ लिखें, बिल्कुल, है ना। तो एक टाइम था जब जो हमारी जनगणना करती थी, सेंसस जो है उसमें सीएसओ जो है इन्वॉल्व होता था, जीडीपी के कैलकुलेशन में सीएसओ इन्वॉल्व होता था। लेकिन आई थिंक सर 2019 में जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है एनएसएसओ जिसे हम बोलते हैं, और सीएसओ, इन दोनों का मर्जर हो गया, है ना। और उस मर्जर के बाद एक नई संस्था ने जन्म लिया जिसे हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस मतलब कि एनएसओ बोलते हैं। क्लियर है। फिलहाल अगर हम बात करें तो सौरभ गर्ग साहब जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के जो है वो हेड है, और ये जो है जिम्मेदार है इन्फ्लेशन के बारे में डेटा एनालिसिस करने के लिए, उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करता है, जीडीपी के बारे में जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, और जो बड़े बड़े सर्वेज जितने होते हैं इंडिया में उन सबको भी ये एनएसओ ही जो है वो पब्लिश करता है। तो अगर एनएसओ का आपसे पूछा जाए कि फॉर्मेशन कब हुआ, तो 2019 में बता सकते विद द हेल्प ऑफ एक तो सीएसओ और दूसरा एनएसएसओ। जी राइट सर, एक टर्म और है नैस्कॉम, तो इसके बारे में और मैं आपको चाहूंगा कि आप पॉइंट करते रहें, नोट करते रहें चीजों को, जैसे जो सर ईयर्स बता रहे हैं, और अभी जैसे सौरभ गर्ग सर ने बताया, तो जो उसके चेयरमैन है, तो ये पॉइंट आपके निकल के आ रहे हैं, आपको खुद इंटेलिजेंटली यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है,
सर नेस्कॉम करके ये term है। नेस्कॉम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे इसलिए फॉर्म किया गया कि जो आईटी कंपनीज हैं और जो बीपीओ कंपनीज हैं, है ना, Okay. हाँ, इनका एक संगठन बनाया जाए, है ना, इनकी प्रोग्रेस पर जो है वो बात की जाए, इनके लिए क्या बेहतर है वो किया जाए, तो है ना। कॉल सेंटर हाँ, बेसिकली हाँ, जो कॉल इंडस्ट्री सेंटर्स भी होते हैं और आईटी कंपनी, IT कंपनीज भी आ जाती हैं। आईटी Okay. कंपनीज और सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं और कॉल सेंटर जो है, इन कंपनियों का एक एसोसिएशन आप मान सकते हैं। Okay. और गवर्नमेंट से जो है किस तरह से बात करनी है, अपनी बात उन्हें पहुंचानी है, तो कह सकते हैं कि इनका Okay. रिप्रेजेंटेशन नेस्कॉम करता तो है। ये बस बेसिकली हाँ। इंडस्ट्रीज वालों ने अपने बना लिया है। हाँ, तो बिल्कुल इसे अगर हम जो है वो केयरफुली अगर हम जो है इलेबोरेट करें तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज। ओके क्लियर है, मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उन कंपनीज का एक एसोसिएशन है नेस्कॉम, जिसके हेड जो है बेसिकली कोई गंगा सिंधु गंगाधरन जो है बेसिकली इसकी हेड है अभी इस समय, है ना। तो ये इस तरह से आईटी कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। All right, well, that's it in this session और द इको इंग्लिश शो आपको हर वीक मिलेगा और इसी तरीके से जितने भी इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स होंगे उनको हम ऐसे निचोड़ देंगे पूरा, ताकि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएं, बैंकिंग अवेयरनेस के, और इंग्लिश की वोकैब भी रिवीजन हो जाएगी। सो with this note, we'll take leave. Thank you very much, both of you, for joining me, and we'll see you next week. Till then, we all see you off. See ya.